बाकी आजकल ये पार्क तो वही है, हमारे भारत में एक ही काम आते हैं, वो है आशिकों के बैठने की जगह। प्रेमी युगल हैं वो बेचारे उठ के भाग जाते हैं। 5वीं शताब्दी में आता है चीनी यात्री फयनयांग, उसकी किताब में भी पाटलिपुत्र का वर्णन मिलता। नमस्कार दोस्तों, आज निकला हूँ कुम्हरार पार्क के लिए पटना बिहार में। सुबह सुबह थोड़ा समय लगा था जूस की दुकान ढूंढने में, तो जूस पिया। वहाँ से निकला हूँ कि भैया कुम्हरार जाना है। तो कुम्हरार क्या है कि बेसिकली जो मगध राज्य था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी 2600 साल पहले। तो उसके जो कुछ अंश बचे हुए थे वो खुदाई की गई, उनका एक्सकेवेट किया गया, निकाले गए। तो उन्हीं अंशों की जो जगह है उसे कहा जाता है आजकल कुम्हरार। मतलब वो कुम्हरार गांव था तो कुम्हरार पार्क उसे कह दिया गया। बाकी पटना की अगर बात करें तो बिहार पटना में एक मोटा सा डिफरेंस है, वो ये कि यहाँ पर आपको जगह जगह लोग सड़क के किनारे मूतते हुए, कचरा फेंकते हुए मिल जाएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश में आजकल देखने को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की हालत बिहार से बेहतर है। हाँ, वो पहले का उत्तर प्रदेश हुआ करता था जो बाहुबलियों के लिए जाना जाता था, जैसा कि बिहार को जाना जाता है, परंतु आजकल स्थिति थोड़ी सी उलट है। बाकी ये बातें तो होती रहेंगी। चलो अभी कुम्हरार चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या क्या है। तो अभी आ गए हैं हम कुम्हरार पार्क पटना में। इस जगह का इतिहास क्या है कि भगवान गौतम बुद्ध के समय में कहा जाता है कि यहाँ पर एक छोटा सा गांव हुआ करता था, और बाद में जो राजा थे उस समय के, ये लगभग ईसा से 600 वर्ष पूर्व की बात है, तो उन्होंने यहाँ पर मतलब देखा कि गंगा के तट पर एक नगरी बसाने का सोचा। तो राजा उदयन थे उनका नाम। तो उन्होंने यहाँ करके जो महल किला जो सब कुछ बनवाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। बाकी जो एक कुम्हरार पार्क है ये बनाया तो गया था कि लोग आकर के जो एक्सकैवेटेड चीज़ें हैं यहाँ से उखाड़ी गई। मतलब पार्क मोटा मोटा उस जगह पे बना दिया जहाँ पर लगा कि यहाँ पुरानी राजधानी रही होगी। अब वहाँ पे कुछ एक छोटा सा म्यूजियम भी है, कुछ जो खंबे निकले थे उनको सेफली रखा गया है। बाकी आजकल ये पार्क तो वही है, हमारे भारत में एक ही काम आते हैं, वो है आशिकों के बैठने की जगह। तो यहाँ भी वही है, पर उनसे बचते बचाते अपने काम को हम करते रहेंगे, और जो चीज़ें हैं देखने लायक उन्हें देखते हैं। चलिए, ये जो सामने पिलर है ये उसी महल का एक हिस्सा हुआ करता था, जिसमें कि लगभग 80 पिलर ऐसे निकले, उनमें से ये एक है। इसी के कुछ अवशेष जो सही स्थिति में नहीं थे वो सामने रख दिए गए हैं। यहाँ यही है, बाकी कुछ चीज़ें हैं जो म्यूजियम के अंदर मिलेंगी हमको। अच्छा, उस समय यहाँ पर जो एक्सकैवेशन साइट थी उसी की तरफ अभी चलते हैं, अगर कुछ बचा होगा तो। बाकी अच्छा, यहाँ ऐसे हो रहा है कि मेरा कैमरा देख के जो प्रेमी युगल हैं वो बेचारे उठ के भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वीडियो में आ गए तो पकड़े जाएंगे या छापा पड़ जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है, मैं खुद उन्हें बचाते हुए चल रहा हूँ। अच्छा, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ वो है कंकड़बाग कॉलोनी, और उसका एक क्या बोलेंगे कि एक फैक्ट है या छोटा सा, कि कंकड़बाग कॉलोनी एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है जो कि पटना बिहार में है। तो ये भी अच्छी चीज़ है। बाकी चलिए देखते हैं एक्सकैवेशन साइट की तरफ कुछ है क्या। यहाँ पर जो एक्सकैवेशन साइट है वो तो अभी बची नहीं है, तो बोल रहे हैं कि गड्ढा वड्ढा जो हुआ था वो सारा भर दिया गया। बाकी ठीक है, जो अवशेष उसमें से निकले म्यूजियम से वो सारे यहाँ कहीं ना कहीं अलग अलग म्यूजियम में, मतलब जो एक्सकैवेशन साइट से अवशेष निकले वो अलग अलग जगह पर जो म्यूजियम हैं उनमें रखवा दिए गए। और पार्क बड़ा ख़तरनाक है भाई, यहाँ वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है, और कहीं ना कहीं कैमरे में उनको बचाना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है जो प्रेमी युगल यहाँ बैठे हैं। बाकी जैसे अगर इस साइट की बात करें, इस जगह की, पाटलिपुत्र की, तो इसका उल्लेख 3 जो विदेशी यात्री हुए उनकी पुस्तकों में आता है।
पहला था यूनानी जो राजदूत था मेगास्थनीज, वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उसकी किताब थी इंडिका, उसमें इसका बहुत कुछ उल्लेख मिलता है। दूसरा 5वीं शताब्दी में आता है चीनी यात्री फयनयांग, उसकी किताब में भी पाटलिपुत्र का वर्णन मिलता है और तब तक ये राजधानी बड़े अच्छे स्वरूप में थी। फिर 7वीं शताब्दी में आता है ह्वेनसोंग। ह्वेनसोंग भी चीनी यात्री था, परंतु उसके अनुसार, जो उसकी किताब के अनुसार, वो कहता है कि भाई यहाँ केवल खंडर बचे थे। तो 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच इस शहर का जो थोड़ा रूप था वो हल्का होने लगा, ख़राब होने लगा। और हो सकता है राज बदलते रहते थे, तो किसी राजा ने राजधानी यहाँ से हटा करके दूसरी जगह ले गए होंगे। तो जो कुम्हार पार्क है, पार्क के हिसाब से तो अच्छी जगह है घूमने के लिए, बाकी यहाँ कुछ विशेष चीज़ें बची नहीं हैं। तो चलो, अपना आना ये था कि अगर इधर है क्या, या अगर साइट बची होती तो उसको देखते हैं। बाकी इसके बाद चलते हैं अभी बिहार म्यूज़ियम, पटना म्यूज़ियम, वो सब देखते हैं। अभी आए हैं बुद्ध स्मृति पार्क पटना में। यहाँ घूमने के लिए तो अंदर कई जगह हैं। एक म्यूज़ियम है, एक बुद्ध स्तूप है, शांति स्तूप जिसे बोलते हैं, और पार्क है, एक लाइब्रेरी है। पर यहाँ पर टिकट की व्यवस्था कुछ अजीब है कि मतलब आप सब कुछ एक में नहीं ले सकते। या तो आपको क्या है कि पार्क के साथ में स्तूप जा सकते हो, पार्क के साथ में लाइब्रेरी जा सकते हो, या पार्क के साथ में जो म्यूज़ियम है वहाँ जा सकते हो। ऐसी कोई टिकट इनके पास नहीं है कि जहाँ एक ही टिकट में आप सारी चीज़ों में घूम सको, जा सको। तो मैंने फिर भी ओवरऑल तीनों ली हैं, 2 टिकट ली हैं, जिसमें कि म्यूज़ियम और स्तूप 2 चीज़ें हैं। पुस्तकालय के लिए शायद मेरे पास समय भी ना बचे, क्योंकि मुझे इसके बाद म्यूज़ियम जाना है, और म्यूज़ियम के साथ में मतलब यहाँ है बुद्ध स्मृति म्यूज़ियम, दूसरा है बिहार म्यूज़ियम, तो इसके बाद मैं जाऊँगा बिहार म्यूज़ियम। तो चलिए अंदर चलते हैं इस म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम से निकल चुके हैं। अच्छा, म्यूज़ियम के अंदर में फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी दोनों ही अलाउड नहीं थी, तो वो हम आपको नहीं दिखा सकते। परंतु हाँ, म्यूज़ियम में एक तो चलचित्र है कुछ मिनट का, जिसमें कि भगवान गौतम बुद्ध के पूरे जीवन को दिखाए हैं कि कैसे वो जन्मे, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ कहाँ घूमे, कैसे महानिर्वाण कुछ जगह पे प्राप्त हुआ। और उसके अलावा कुछ अवशेष हैं जो अलग अलग मंदिरों से या बौद्ध जो स्थल थे वहाँ से निकाल करके यहाँ रखे हुए हैं। और उसके अलावा कुछ चित्र हैं, प्रदर्शनी हैं, मतलब उनके जीवन को, बुद्ध जीवन को समझाती हैं, सिखाती हैं। दूसरा, इस पार्क का जो निर्माण है, बुद्ध स्मृति पार्क का, बिहार सरकार ने करवाया। यहाँ पहले एक जेल हुआ करती थी, उस जेल को ख़त्म करके यहाँ पार्क बनाया गया। अभी यहाँ पर पार्क मतलब 60 एकड़ के आसपास का शायद ये पार्क है। इसके अंदर में एक बौद्ध स्तूप है, जहाँ पर अलग अलग देशों से भगवान बुद्ध के जो अवशेष थे उन्हें ला करके यहाँ रखा गया। और उनको रखने का कारण होता है कि कहीं ना कहीं सहेजना नहीं है, जो ध्यान जो लोग करते हैं उन्हें पता है कि किसी भी जो व्यक्ति इस स्तर का रहा हो, जिसका ध्यान भगवान बुद्ध के स्तर का रहा हो, अगर उसी जगह पर जहाँ पर उन्होंने ध्यान किया हो या जहाँ उनके अवशेष हों, समाधि हो, वहाँ पर ध्यान किया जाए तो बड़ी आसानी से ध्यान लगता है। यही कारण है उन अवशेषों को यहाँ ला करके रखने का। यहाँ पर एक पुस्तकालय है और एक विपासना ध्यान केंद्र भी है। बाकी हमारा अगला डेस्टिनेशन है बौद्ध स्तूप, जहाँ पर वो अवशेष रखे हैं, और कोशिश रहेगी कि वहाँ बैठकर कुछ समय ध्यान भी लगाया जाए। इसके पश्चात में देखते हैं, निकलेंगे बिहार म्यूज़ियम। चलिए, ये है पाटलिपुत्र करुणा स्तूप, यानी बौद्ध स्तूप, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। चलते हैं इसके अंदर। स्तूप पे जो जाने का रास्ता है वो थोड़ा घूम घूम के है, तो चलते हैं इसी रास्ते से धीरे धीरे घूमते हुए। अभी पता लगा कि हम जा रहे थे गलत रास्ते से, बोल रहे हैं कि आगे से एंट्री है, तो उधर से चलते हैं। रहता है भैया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। बाकी ये जो पार्क है थोड़ा व्यवस्थित भी है, और यहाँ जो लोग हैं वो भी थोड़े व्यवस्थित हैं, मतलब गड़बड़बाजी नहीं है जैसा कि इससे पहले वाले में था। तो चलिए रास्ता खोजते हैं और फिर अंदर चलते हैं। एंट्री किधर से भैया इसकी?
स्तूप के अंदर तो हम होकर के आ गए हैं। अंदर क्या है कि फ़ोटो लेना तो अलाउड नहीं है, पर वैसे बता देते हैं आपको कि अलग अलग देशों से जो अवशेष हैं वो यहाँ पर ला कर के रखे गए हैं। उन पे नाम लिखा हुआ है, छोटे छोटे मतलब स्तूप टाइप के ही बॉक्सेज में वो रखे हैं। श्रीलंका से हैं, जापान से हैं, म्यांमार से हैं। कुछ देर ध्यान किया इधर, तो अब निकलने का समय है, क्योंकि नहीं तो जल्दी शाम हो जाएगी और हम कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। तो उससे पहले कोशिश है कि बिहार म्यूजियम अब यहाँ से सीधा चला जाए और वहाँ देखते हैं क्या मिलेगा। यहीं इस स्तूप के जस्ट सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है विपासना ध्यान केंद्र। तो अगर किसी की इच्छा हो तो यहाँ पर आकर के ध्यान भी कर सकते हैं। बाकी चलिए चलते हैं अपने अगले गंतव्य की तरफ। बिहार म्यूजियम भी घूम चुके हैं। वही अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, लेकिन कुछ फ़ोटो लिए हैं, ये सब आप देख सकते हैं। इनमें पूरा अच्छा, यहाँ म्यूजियम में एक अच्छी बात लगी, अलग अलग गैलरी बनाई गई हैं हर एक टाइम के लिए। गुप्त काल के लिए, कुषाण काल के लिए, शुंग वंश जो था उनके लिए, मौर्य वंश था उसके लिए, हर एक का अलग अलग पूरा एरिया है। वहीं पे उनके टाइम की जो पेंटिंग्स तो नहीं हैं, मूर्तियाँ हैं या कोई भी कलाकृतियाँ हैं, वो सब वहाँ पे दिखाई गई हैं। और इसके अलावा मॉडर्न आर्ट गैलरी भी इनकी है, जहाँ पे कि भाई मॉडर्न आर्ट आजकल का जो है वो दिखाते हैं, वो दिखाया है। जहाँ पर कि मॉडर्न आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने अपनी जो कलाकृतियाँ हैं वो प्रदर्शनी में लगाई हुई हैं। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। फ़ीस तो थोड़ी ज़्यादा थी, म्यूजियम की 100 रुपये की टिकट थी, पर जितनी साफ़ सफाई यहाँ पे है, जितना व्यवस्थित है, और दूसरा टॉयलेट्स बड़े साफ़ हैं, जो एक नेसेसिटी होती है हमारी कहीं भी जाने पर कि वो साफ़ मिल जाए। तो ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा था। अगर पटना में हो तो यहाँ अवश्य आएँ आप। दूसरा, अब मैं आ गया हूँ यहाँ कैफ़ेटेरिया में बैठा हूँ, कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक हिंदुस्तानी जो म्यूजिक होता है उसका एक कार्यक्रम है। तो मेरे मित्र हैं जो इससे पहले सारनाथ वाली वीडियो में भी साथ थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, तो उन्होंने बात की है यहाँ पे जो तबला वादक हैं उनसे, मेरे आने के लिए उनसे बोला भी है इन्होंने कि भाई वो मिलेंगे, आएंगे। तो मिलने का तो देखते हैं, बाकी म्यूज़िक एंजॉय करेंगे। तो चलिए, शाम यहीं समाप्त होती है। बाकी कुछ रहा तो आपसे शेयर करेंगे, नहीं तो कल मिलेंगे। धन्यवाद। Good.